Good morning, everyone. I am Parveen, your social science teacher. Welcome to all in my class. Your chapter is The Rise of Nationalism in Europe. So, let's start. First, we talk about nation, the state. नेशन मीन्स राष्ट्र, राज्य, स्टेट मीन्स राज्य. जो राष्ट्र राज्य है वो क्या होता है? A large number of people of mainly common descent, language, history inhabiting in a territory bounding by defined, limited and forming a society under one government is called nation. तात्पर्य कि एक क्षेत्र विशेष के अंदर एक डिफाइंड लिमिटेड बाउंड्रीज में रहने वाले लोग जो कि विभिन्न प्रकार के होते हुए भी एक वंश से जुड़े हुए होते हैं, उनकी लैंग्वेज में समानता होती है, उनके रहन सहन का तरीका कुछ सिमिलर होता है और वो एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जो किसी सरकार के अधीन चलता है. तो ऐसे पूरे क्षेत्र को, ऐसे लोगों के एक समूह को हम राष्ट्र या नेशन कहते हैं. दूसरी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नेशनलिज्म. तो व्हाट इज़ नेशनलिज्म? तो आपको पता होना चाहिए. तो नेशनलिज्म की बात करते हैं तो नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म इज़ ए फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमन कॉन्शियसनेस, यानी कि सामान्य चिंताओं और एकता का प्रतीक के रूप में आपको एक ऐसी भावना देता हो जो एक आपको बनाता हो और आप एक किसी क्षेत्र विशेष के अंदर रहते हों और अपनी हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, कल्चर जो बैकग्राउंड है वो एक दूसरे के साथ में शेयर करते हों. और जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, हो सकता है कि एक लैंग्वेज ना बोल के अनेक लैंग्वेज बोलते हों जैसा कि भारत में है, परंतु वो सभी अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं और ये जो राष्ट्र के प्रति उनका जो लगाव है, प्रेम है, वही जो है आपको एक राष्ट्र के रूप में बांधे रखता है. अब बात करते हैं कि ये नेशनलिज्म की विचारधारा आपके पास आई क्या. आपने एक आर्टिस्ट हैं फ्रेडरिक सोरियू, विजन ऑफ वर्ड. फ्रेडरिक सोरियू इज़ ए फ्रेंच आर्टिस्ट. ही प्रिपेयर्ड 4 print visualized series of dream in 1848 और वहीं से इन्होंने संसार के अंदर एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के जो भावना थी उसको इन सीरीज़ के द्वारा लोगों तक पहुंचाया. द फर्स्ट प्रिंट शो, जो इनके जो चारों प्रिंट्स हैं उनमें से जो पहला प्रिंट है वो आपको शो करता है द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज. यहाँ पे आप होमेज मतलब श्रद्धांजलि. वो लोग जो है एक मार्च करते हुए निकलते हैं एक ट्रेन के उसमें और वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जब वो वहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरते हैं. स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप लोगों ने देखी है, नहीं देखी तो यहाँ पिक्चर दिया हुआ है. You can see in this pic. This pic is a female figure और इसके एक हाथ में आप टॉर्च देख रहे हैं, मसाल देख रहे हैं जो कि जल रही है और दूसरे हाथ के अंदर चार्टर ऑफ राइट्स है जो कि हम ह्यूमन लोगों के लिए है. इन द अदर ऑन द अर्थ इन foreground lies the shattering remain of the symbol of the absolutist institution. यहाँ एब्सोल्यूटिस्ट का जो तात्पर्य है कुछ मोनार्ची से है और ये कह रहे हैं कि जो धरती है उसके सामने चारों तरफ जो है इस मोनार्ची के सिंबल्स जो हैं वो बिखरे हुए पड़े हैं.
In Soryu's utopian vision, the people of the world are grouped in distinct nations defined through। तो ये आगे बोलने रहा है कि भाई जो यूटोपियन का मतलब होता है काल्पनिक, जो काल्पनिक विजन था इनका सोर्यूज का, फ्रेडरिक सोर्यू का, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो संसार के अंदर जो लोग हैं वो एक ग्रुप के अंदर एक राष्ट्र के रूप में हैं, और वो उनको आप पहचान पाते हैं किसके द्वारा, एक नेशनल फ्लैग के द्वारा। उनका एक अपना झंडा है और नेशनल कॉस्ट्यूम है, उनकी एक पहचान। जैसे भारत की जो है परिधान क्या है, भारत का कॉस्ट्यूम क्या है, जोधपुरी कोट जो पहनते हैं। आप देखते हैं सभी राजनेता जब बाहर जाते हैं तो अपना नेशनल कॉस्ट्यूम वेयर करते हैं, और वो जो आपका जो जोधपुरी कोट वगैरह वेयर करके जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है द प्रोसेसन वाज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड फॉलोड बाय फ्रांस एंड। जो ये जुलूस था ये आगे बढ़ता है और इसका नेतृत्व है वो अमेरिका यूएस द्वारा किया जाता है, स्विट्ज़रलैंड द्वारा किया जाता है, उसको फॉलो करता है फ्रांस, उसको फॉलो करता है जर्मनी, और जर्मन लोग जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं ऑस्ट्रिया द्वारा। द किंगडम ऑफ टू सिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, इन सभी राष्ट्रों द्वारा इस चीज़ को, इस आइडिया को फॉलो करना प्रारंभ हो जाता है, शुरू होता है। फ्रॉम द हेवन अबाउ क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। और जो ऊपर है आपका हेवन, वहाँ से सभी जो आपके जीसस क्राइस्ट हैं और जो सेंट्स हैं, जितने भी संत महात्मा लोग हैं, जो एंजल्स हैं, देवी देवता हैं आपके, ये सभी लोग इस सबको देख रहे हैं। और जो ये आर्टिस्ट है वो इस सबको एक भाईचारे के रूप में दिखाता है कि संसार के अंदर, नेशन के अंदर लोग जो है किस तरीके से जो भाईचारे के साथ में, फ्रैटर्निटी यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, यानी कि फ्रैटर्निटी, भाईचारे की बात। तो ये कहता है कि सिंबल है ये एक भाईचारे का संसार के अंदर। ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये फ्रेडरिक सोर्यू की वही पिक्चर है जिसमें ऊपर से आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट और जितने एंजल्स, सेंट्स, ये सभी देख रहे हैं लोगों को, और ये लोग सभी एकता के साथ में एक नेशन के रूप में यहाँ नज़र आ रहे हैं। ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म emerged एज द फोर्स विच ब्रॉट हुज चेंजेस। यहाँ पे 19th सेंचुरी के दौरान जो था नेशनलिज्म अब उभर के सामने आता है बहुत ही फोर्स के साथ में, और ये अपने साथ में बहुत सारे जो है न केवल मेंटल चेंज लाता है बल्कि पॉलिटिकल चेंज भी यूरोप के अंदर और संसार के अंदर लेके आता है। और इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो जो चेंजेस लेकर के आता है सामने, वो होता है नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। यूरोप के अंदर जो बहुत सारे मल्टी नेशंस बने हुए हैं, अलग अलग डायनेस्टी के, जो अलग अलग डायनेस्टी के जो लोग हैं जो शासन कर रहे हैं, जो मोनार्ची के वहाँ पे है, राजशाही है, उसके स्थान पे अब नेशन स्टेट की एक विचारधारा सबके सामने इसके अंतिम रिजल्ट के रूप में आती है। अब बात करते थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसकी बात, इन 1789 नेशनलिज्म कम विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है उसी के साथ में नेशनलिज्म जो है वो दस्तक करता है विश्व के अंदर। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंज लेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्ची टू द बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन। और अब जो है ये आपकी मोनार्ची की जो संप्रभुता है वो ट्रांसफ़र होती है और एक फ्रेंच सिटीजन बॉडी के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज और पॉलिटिकल चेंज के साथ में जो एक बॉडी है फ्रेंच सिटीजन्स की, उसकी तरफ ये ट्रांसफ़र हो जाती है। और बहुत सारे जो नए वेरियस मेजर्स और प्रैक्टिसेस जो हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ में इंट्रोड्यूस्ड होती हैं, और इसी के साथ में एक ऐसा जो है सेंस क्रिएट होता है लोगों के अंदर जिसमें फ्रेंच लोगों की एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। वो उस एक आइडेंटिटी को
बनाने का प्रयास यहाँ पे इस रिवॉल्यूशन के साथ में किया गया है। ये पहला पॉइंट है, इसमें देखिएगा आइडिया ऑफ ला पैट्रीज यानी फादरलैंड, यानी जो भूमि हमारे पिता की है, हमारे पूर्वजों की है, उस भूमि के लिए यहाँ पे एक वो बताया गया है। ले सिटियन यानी जो सिटीजन हैं वो अपने पिता अपने पूर्वजों की भूमि है उसको अपना माने और उसके लिए कार्य करें। A new French flag and the tricolor was chosen to replace the former one. पुराने झंडे को हटा दिया गया, पुराने फ्लैग को साइड किया गया और एक ट्राई कलर के अंदर न्यू फ्रेंच फ्लैग जो था वो अब चूज़ किया गया। और द स्टेट जर्नल वाज इलेक्टेड, अब स्टेट जर्नल जो थी वो उसका इलेक्शन होकर के वो चुने गए एंड उसको रीनेम दिया गया नेशनल असेंबली। जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको सारे को सेंट्रलाइज्ड किया गया। इंटरनेशनल जो कस्टम ड्यूटीज़ थी, इंटरनल कस्टमर ड्यूटी, वास्तव में क्या होता है कि जब कोई भी सरकार होती है, इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स होते हैं, जब एक राष्ट्र से दूसरे तो कस्टम ड्यूटीज़ लगती है, लेकिन यहाँ पे जो था कस्टम ड्यूटीज़ स्टेट के अंदर भी लगी हुई थी। तो ये सारी की सारी जो थी वो अबोलिश कर दी गई थी। जितने भी ड्यूज़ थे, जितने भी कस्टम ड्यूटीज़ थी इंटरनल स्टेट में, वो सब के सब अबोलिश करके हटा दिए गए, उन्हें ख़त्म कर दिया गया। एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो था वेट और मेज़र का, जो अपना नाप तोल के जो चीज़ें थी उनके लिए भी एक नया जो था यूनिफॉर्म सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस्ड किया गया। और फ्रेंच के अंदर फ्रेंच जो थी उसे एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में सामने लाया गया। ये एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। इसकी के साथ में नेपोलियन जो थे, नेपोलियन ने वहाँ पे शासन किया है 1799 टू 1815। इस दौरान जो है जो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो 1799 में फर्स्ट कॉन्सुल बनने के बाद में जो नेपोलियन थे वो पावर के अंदर आ जाते हैं और वो इंट्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे रिफॉर्म्स। और ये जो बहुत सारे रिफॉर्म थे उनमें था कि वो सिंप्लीफाई किया उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि सारे के सारा सिस्टम जो है जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो सके, उसे बहुत ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सके, लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इस रिवोल्यूशनरी जो प्रिंसिपल थे, हिज रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल वर कॉल्ड सिविल कोड ऑफ 1804। 1804 का जो ये सिविल कोड था उसको जो रिवोल्यूशंस थे उन्हें सिविल कोड नाम दिया गया। इसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। और इस सिविल कोड ने जो कि 1804 के अंदर आया था उसने बहुत सारे जो थे ऐसे कार्य किए, ऐसे रिफॉर्म्स किए जिसके तहत बहुत सारे पॉलिटिकल मेंटल चेंजेस फ्रांस में देखने को मिले। उन्हीं में से क्या था, जितने भी बर्थ प्रिविलेज थे, यहाँ पे एक एरिस्टोक्रेट लोग होते थे जो कि जन्मजात जो अमीर लोग हुआ करते थे, उनके जितने भी अधिकार थे, जितने भी प्रिविलेज थे, और ये सभी के सभी जो शोषण करते थे लोगों का, उस सबको इनके प्रिविलेज को समाप्त कर दिया गया इसी कोड के साथ में जो दुनिया थी, जो फ्रांस के लोग थे, उनको सबको इक्वल राइट्स जो थे वो दिए गए, उनको इक्वलिटी बिफोर द लॉ प्रोवाइड किया गया। राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो एस्टिब्लिश किया गया, उसे सिक्योर्ड किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स सिंप्लीफाई किए गए। जो फेडरल सिस्टम था यानी ज़मींदारी प्रथा, सामंती प्रथा जिसे हम बोलते हैं, उसको अबॉलिश कर दिया गया। जो पीजेंट्स थे उनको फ्री किया गया फ्रॉम सर्वडम का मतलब दासत्व, जो दासत्व है उससे, और जो भी उनके ऊपर मोनोरियल ड्यूज़ थे वो सब भी ख़त्म कर दिए गए। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, और जितने भी जो ये गिल्ड रेस्ट्रिक्शन थे वो भी इन्होंने हटा दिए थे, पूरी तरीके से उन्हें भी समाप्त कर दिया गया था। ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाए थे। साथ ही साथ में जो ये कोड था वो जो था पूरी तरीके से एक्सपोर्ट हो गया था, उन फ्रांस से निकल करके स्विट्ज़रलैंड, इटली एंड जर्मनी तक भी ये आगे बढ़ गया था। नेपोलियन ने बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन उन कुछ जो चीज़ें थी वो नेगेटिव भी रही, जो कि
फ्रांस के लिए ठीक नहीं मानी गई, लोगों ने उनका अपोज भी किया है। जैसे कि नेपोलियन ने जो थे पूरी तरीके से पॉलिटिकल जो फ्रीडम था उसको समाप्त कर दिया था, उसको उखाड़ फेंका था। जो टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए थे। इम्पोज द सेंसरशिप इम्पोज कर दी गई थी, यानी कि कोई भी सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकता था, सरकार से पूछ करके ही कोई भी काम किया जाएगा। पीपल को फोर्सली जो था फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने का बोला गया था, सभी को फोर्सली फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करनी ही होगी। तो ये चीज़ें जो थी नेपोलियन के जो सिविल कोड में थी, और जो ये उन्होंने जो किया वो थोड़ा सा उनके नेगेटिव इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, बाकी सभी जो थे उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में आते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ठीक से आपको समझना है और ध्यान रखना है। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की विचारधारा उभर चुकी थी, एक आगे बढ़ चुकी थी, और अब ये जो थी आगे बढ़ते हुए यूरोप में काम कर रही थी। तो देखिए यूरोप में किस तरह थी, जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड जो थे वो डिवाइडेड इनटू किंगडम ऑफ ड्यूचीज़। जो ड्यूसीज थे, जो डच लोग थे वो, एंड कॉन्टेंट्स जो थे, इनसे जो था पूरी तरीके से जो ये तीनों के तीनों थे वो डिवाइड हो गए थे। और जो यहाँ पे इनकी अपनी, किन लोगों में, जो डचीज और ये कंटोन्स जो थे, इनके अपनी ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ थी, और इनसे ये निकल करके ये सारे के सारे जो थे 3 अलग अलग किंगडम में डिवाइड हो गए थे। नो नेशन स्टेट वर इन यूरोप। यूरोप के अंदर किसी प्रकार का कोई भी जो स्टेट था उसके अंदर नेशन नहीं था, बल्कि सभी के सभी जो थे छोटी छोटी मोनार्चीज़ में डिवाइडेड थे, और यहाँ पे मोनार्ची सिस्टम चलता था। यहाँ पे इनकी किसी की भी कोई भी अपनी आइडेंटिटी नहीं थी। पीपल रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज़ एंड स्पोकन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अभी फ्रांस के अंदर के साथ साथ यूरोप के अंदर सभी, पूरे यूरोप में जो थे 2 टाइप के, जो मिडिल क्लास और एरिस्टोक्रेसी जो थे वो आपको देखने को मिल रही थी। जो ये एरिस्टोक्रेस लोग थे ये जो थे डोमिनेट करते थे, ये डोमिनेंट क्लास था, जो कि जो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल एंड सोशली लोगों को डोमिनेट करने का काम करते थे। और ये लोग मेजॉरिटी में थे और माइनॉरिटी में थे, लेकिन इनके पास में पैसा था, इसलिए जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी यूरोप की वो पेजेंट्री थी। और यानी पेजेंट्री से यहाँ पे मतलब आपका किसान तबके से, जो मज़दूर तबका था वो था। तो ये जो था उसका शोषण करता था एरिस्टोक्रेसी जो थी वो पूरी तरीके से। ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें ये आपका अभिजात वर्ग बोला जाता है इसको। ये अभिजात वर्ग जो संपन्न लोग थे उनका ये ग्रुप है, आप पिक को जूम करके देख सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही बिगन होता है यूरोप के अंदर, स्पेशली इंग्लैंड के अंदर 18वीं सेंचुरी में, और वैसे यहाँ पे एक जो था एक नवीन जो वर्ग था जिसे हम मिडिल क्लास बोलते हैं, उसकी स्थापना हो जाती है। और इस न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बिगन ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशनल लोग थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, जो एजुकेटेड लोग थे, वो सब इसके अंदर आ गए थे। जो एजुकेटेड लोग जितने भी थे वो सारे के सारे एजुकेटेड लोग जो थे इस ग्रुप के अंदर थे। एजुकेटेड क्लास वेयर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म गेन। अब जो एजुकेटेड क्लास था उसके अंदर जो नेशनलिटी थी उसका आइडिया बहुत तेज़ी से आगे पॉपुलर होता जा रहा था, और ये जो एरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस थे उनको पूरी तरीके से अबोलिश करने के लिए तैयार था और उसको विरोध में था। अब यूरोप के अंदर देखने को मिलता है लिबरल नेशनलिज्म। जहाँ लिबरल नेशनलिज्म की बात होती है तो देखिएगा, लिबरल से आपका तात्पर्य है फ्री होना, फ्रीडम। लिबरलिज्म जो है लैटिन एक वर्ड है जो कि लैटिन रूट लिबर से लिया गया है। लिबर का मीनिंग होता है फ्री, पूरी तरीके से फ्री। द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड। आपको इससे तात्पर्य है कि आपको जो है
वोट देने का अधिकार होगा, चुने जाने का अधिकार होगा, और इसमें जो है ये सारे अधिकार हैं दिए गए, लेकिन ये केवल और केवल उन लोगों को दिए गए टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन, केवल और केवल किन्हें दिए गए, जो प्रॉपर्टी जिनके पास में थी, जिनके पास संपत्ति थी, यानी जो कि अमीर लोग थे, अभिजात वर्ग से सम्मिलित थे, उन लोगों के पास में वोट देने का अधिकार था और चुने जाने का भी अधिकार था। लेकिन जो मैन विदाउट प्रॉपर्टी यानी गरीब लोग और ऑल वुमेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, उन्हें किसी प्रकार का, कोई भी महिला और गरीब इंसान को कोई भी किसी प्रकार का पॉलिटिकल राइट्स था ही नहीं। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम, इसका लिबरलिज्म जो है फ्रीडम के लिए खड़ा है, उसका सपोर्ट करने वाला है इंडिविजुअली, और ये और जो है सभी के साथ में जो है एक लॉ के सामने इक्वल सबको दिखाता है, उनको बोलता है कि हम सभी बराबर हैं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, जो कानून है सभी के लिए समान होगा। द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज, जो ऑटोक्रेसी थी आपकी, वो उसके साथ ही साथ में जितने भी क्लरिकल जो था वो भी इन्होंने अबोलिश किया गया। ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट के थ्रू जो थी एक गवर्नमेंट थी, एक संविधान था जिसका कि निर्माण किया गया, एक सरकार द्वारा अब शासन किया जाना शुरू होता है। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restriction on the movement of good and capital। यहाँ पे बोला गया है, जहाँ तक इकोनॉमिकली हम बात करते हैं तो जो लिबरलिज्म वो है यहाँ पे मार्केट के स्वतंत्रता के लिए खड़ा है, उसके फ्रीडम के लिए खड़ा है। जो स्टेट द्वारा इम्पोज किए जाते थे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, और जो गुड्स और जो कैपिटल्स के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने और उसको सेल करने, हर तरीके के जो रेस्ट्रिक्शन थे उन सबको अबोलिश कर दिया गया, उन सबको समाप्त कर दिया गया। इन 1834 एक कस्टम यूनियन और जोलोवेरेन वाज फॉर्म्ड। अब जो थी पर्शियन जो उसके इनिशिएटिव के ऊपर, पर्शिया के इनिशिएटिव के ऊपर एक जोलोवेरेन जो और एक उसको बोलेंगे कस्टम यूनियन जो थी वो एस्टिब्लिश की गई, और उसने जो था इसके अंदर जो सारे के सारे जो जर्मन जो स्टेट के जो लोग थे उनको इससे ज्वाइन करवाया गया, ज़्यादातर जर्मन्स को इसके अंदर लाया गया। और जो ये यूनियन थी, यूनियन एलिमिनेटेड टैरिफ बैरियर्स, जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे वो सारे के सारे समाप्त कर दिए थे इस यूनियन ने, और जो उनकी जो करेंसी थी उसको भी इन्होंने, उसका नंबर भी रिड्यूस कर दिया था, 30 से 2 कर दिया था। तो ये सारे इन्होंने रिफॉर्म्स इसके द्वारा लिबरलिज्म लेके आए। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850 के बाद में जो थे एक नया कंजर्वेटिव लोग जो थे वो एक कंजर्वेटिज्म लेके आए, यानी कि रूढ़िवादिता जो था, प्राचीन लोग जो थे, प्राचीन विचारधाराओं के अंदर अपने आप को रखने वाले लोग। तो 1850 में यूरोप गवर्नमेंट जो थी वो अब चल रही थी, लेकिन उसने एक ड्राइव हुआ, एक ऐसी स्पिरिट जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। जो कंजर्वेटिज्म आया इसके अंदर ये लोग बिलीव करते थे कि मोनार्ची होनी चाहिए, चर्च की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, सोशल जो यार चीज़ होती हैं, यानी जो ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जो विभाजन है समाज का वो होना चाहिए, प्रॉपर्टी एंड दैट द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, जो प्रॉपर्टी है उसका अधिकार होना चाहिए, और फैमिली जो है वो भी प्रिजर्व्ड होनी चाहिए, वो भी सुरक्षित होनी चाहिए। ये इन सब के फेवर में ये लोग थे। ये लोगों का सोचना था कि जो मॉडर्न आर्मी है और जो ब्यूरोक्रेसी है, क्लरिकलिज्म और ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो है इस कंजर्वेटिज्म लोग मानते थे कि मोनार्ची के अंदर अगर होंगे तो जो बहुत सारे जो गतिशील डायनामिक इकोनॉमिक जो चलेगी वो जो, और जो ये आपका
फ्यूडलिज्म है, जिसे सामंतवाद जिसे बोलते हैं आप, वो ख़त्म होगा और सर्फडम जो है यानी दासत्व जो है वो उसकी जो पावर है वो ख़त्म होगी। और ऐसा होने से जो मॉडर्न आर्मी और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी की मदद से जो ऑटोक्रेटिक मोनार्ची है यूरोप के अंदर ज़्यादा पावरफुल होके उभरेगी और लोगों के हित में काम करेगी। ये लोग ऐसा सोचते थे। इन 1850 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर। अब जो 1850 के अंदर क्या हुआ था, 1850 के अंदर जो था आपका वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उन्हें फ्रांस के जो हेड थे उन्हें हरा दिया गया था और उसी के साथ उनका अंत हो गया था। नेपोलियन का अंत यहीं से हो जाता है, फ्रांस का अंत यहीं होता है। ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से मिल जाते हैं वियना में और वो जो हैं एक सामूहिक लड़ाई करके नेपोलियन को हरा देते हैं। और ये लोग यहाँ पे मिल कर के एक सेटलमेंट करते हैं यूरोप के लिए और ये इसको बोलते हैं हम ट्रीटी ऑफ वियना। जो वियना की जो ट्रीटी है 1850 में ये जो थी यहाँ पे होती है और इसके अंदर यूरोप के सेटलमेंट के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। द बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। अब जो बॉर्बन डायनेस्टी थी वो रिस्टोर होती है, पावर में आती है और जो फ्रांस जो था वो अपनी जो टेरिटरी के अंदर जितने भी नेपोलियन की टेरिटरी में, नेपोलियन के राज्य के अंदर जो एरियाज़ थे, टेरिटरीज़ थी, वो सारी की सारी फ्रांस के हाथ से निकल जाती है। और ये जो अब जो थी, जो फ्रांस की जो बाउंड्रीज़ थी उनको उनके एक्सपेंशन को रोकने के लिए फ्यूचर में अब जो थे सीरीज़ ऑफ स्टेट्स जो थी वो सेटअप कर दी गई थी। बाउंड्रीज़ के ऊपर बहुत सारे स्टेट्स वहाँ पे बना दिए गए थे ताकि फ्रांस जो है अब अपना विस्तार ना कर पाए, अपना एक्सपेंशन ना कर पाए। तो द मेजर इशू टेकन बाय द लिबरल नेशनलिज्म हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। और जो ये लिबरल नेशनलिज्म जो थे इन्होंने जो था इस समय एक मेजर इशू को उठाया और इन्होंने जो था कंजर्वेटिव के द्वारा जो एक ऑर्डर लाया गया था फ्रीडम ऑफ प्रेस का, उसका इन्होंने पूरी तरीके से इनका विरोध किया या उसका क्रिटिसाइज़ किया उसे। अगला टॉपिक की बात करते हैं, द रिवोल्यूशनरीज। In 1815, secret societies were formed in many European states to train revolutionary and spread their ideas. यहाँ पे बहुत सारी जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी अब यूरोप के अंदर बनने लगी थी और जो ऐसा जो सोसाइटीज़ थी वो क्या थी, ट्रेंड किया जा रहा था रिवोल्यूशनरीज़ को। और ये जो एक रिवोल्यूशन का, नेशनलिज्म का जो एक आइडिया था उसको सब जगह स्प्रेड किया जा रहा था। रिवोल्यूशनरी जो थे वो अपोज कर रहे थे किसका, मोनार्चिकल फॉर्म का, मोनार्चीज़ का राजशाही तंत्र जो था उसका विरोध कर रहे थे, उसके विरोध में लड़ रहे थे। किसके लिए लड़ रहे थे, वो फ्रीडम के लिए, लिबर्टी के लिए वो सभी मिल कर के लड़ाई लड़ रहे थे। द इटालियन रिवोल्यूशनरी जिसेप्पे मैज़िनी बॉर्न इन जेनेवा इन 1805। यह कहीं कहीं पे 1807 भी मिलता है, ये चेक कर लेना आपके उसमें बुक के अंदर, जो भी एनसीईआरटी में हो वही देना है ना। तो इटालियन रिवोल्यूशनरी जो थे मैज़िनी, वो जो जिनेवा के अंदर पैदा होते हैं और वो 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ एस्टिब्लिश करते हैं। उनके फाउंडर थे वो फर्स्ट यंग इटली थी जो कि उन्होंने मार्सिलीज़ के अंदर एस्टिब्लिश की थी, और जो सेकंड वन थी वो थी यंग यूरोप इन बर्न में। बर्न के अंदर उन्होंने जो थी एक यंग यूरोप के नाम से एक और सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। जो इसके मेंबर्स थे वो सभी के सभी जो थे यंग थे, और वो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी स्टेट से लिंक करने वाले उनके वहाँ के लोग जो थे वो थे, और ये बहुत ही माइंडेड लोग थे जो इसके से साथ में जुड़े थे। द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 टू 1848 के बीच की बात करते हैं। जुलाई 1830 द बॉर्बन किंग वाज
ओवरथ्रॉन। ये जो थे ये ओवरथ्रॉन कर दिए गए थे, अब इन्हें उठा करके फेंक दिया गया, यानी इन्हें हटा दिया गया। किनके द्वारा? जितने भी लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे उनके द्वारा। और वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची जो थी वो, यानी संवैधानिक जो राजशाही तंत्र था उसका वहाँ पे उन्होंने जो था एस्टिब्लिश किया। और इसके जो हेड बनाए गए वो थे लुइस फिलिप। जब लुइस फिलिप थे वो इसके हेड बनाए गए। और ये जो रिवोल्यूशन हुआ था जुलाई 1830 के अंदर, इसके जो स्पार्क थी, इसकी जो आग थी, वो अपराइज होती हुई यूरोप के अन्य इलाकों में पहुंचती है। और जो बेल्जियम, जो ब्रुसेल विच लेड टू बेल्जियम, जो कि नेतृत्व करता था बेल्जियम का, वो उससे अलग हो जाता है। और किससे अलग हो जाता है? अलग होकर के नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जो अभी तक ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में था, लेकिन वो उससे ब्रेकअप होकर अलग हो जाता है। इन 1821 जो ग्रीक्स जो थे वो भी अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, अपने फ्रीडम के लिए। और इनकी जो ग्रीक लोग ही जो थे, जो यूरोप के अदर कंट्रीज़ में रहते थे ग्रीक से बाहर, वो ग्रीक के लोगों की हेल्प कर रहे थे। फाइनली 1832 के अंदर क्या होता है? ग्रीस जो था, ग्रीस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और अब वो भी आज़ाद हो जाता है। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब यहाँ पे एक और विचारधारा आती है, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। आपके अंदर राष्ट्रीय की भावना और एक रोमांटिक इमेजिनेशन करने की। द कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएट द आइडियाज़ ऑफ द नेशन। आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरी एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस द शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। जो आपका जो प्ले है, जो कल्चर है, जो आर्ट है, जो पोइट्री है, जो स्टोरीज़ हैं, जो म्यूज़िक है, जो फोक डांस है, जो फोक कल्चर है, ये सारा का सारा जो है एक नेशन के रूप में आपको आने के लिए आपकी मदद करता है। पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को इस तरीके से क्रिएट करता है जिससे नेशनलिज्म की जो आपकी फीलिंग है वो आपके अंदर डेवलप होती है। और ये नेशनलिस्ट की भावना एक आकार लेती है और ये सभी उसके आकार देने में मदद करते हैं। जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड हेरडर जो थे, उन्होंने भी ट्राई किया था। उन्होंने कहा कि जो कल्चर है वो लोगों के बीच में उसको डिस्कवर किया जाए, ताकि जो कॉमन लोग हैं, वो जो आपके फोक सॉन्ग, फोक डांस, फोक पोइट्री, इन सभी के द्वारा जो है लोगों के अंदर जब ये कल्चर एक आएगा तो फिर ये लोग एक साथ एक दूसरे से जुड़ेंगे। रोमांटिज्म एक कल्चर मूवमेंट, ये जो एक कल्चरल मूवमेंट था विच सॉट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। और ये जो एक ऐसा वो कल्चर आया सामने जो कि इस रोमांटिसिज्म के साथ में लोगों के अंदर जो उनकी जो भावनाएं थे, जो सेंटिमेंट थे नेशनलिज्म के, वो नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे उनको डेवलप करने का इसने काम किया। लैंग्वेज ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो था इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पे इन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने के अंदर। रशियन जो लैंग्वेज थी वो वहाँ के जो लोगों ने उसको, जो वहाँ के शासक थे, उन्होंने रशियन लैंग्वेज को इम्पोज़ किया कि सभी को रशियन लैंग्वेज जो है बोलनी पड़ेगी, फॉलो करने की। और जो वहाँ के जो 1831 में जो है जो वहाँ की आर्मी थी उसने जो, या वहाँ के जो शासन तंत्र था उसने एक विद्रोह हुआ था, रशियन जो लोग थे उन्होंने आर्म्ड रिबेलियन जो किया था रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो लेकिन रशियन जो गवर्नमेंट थी उसने इसको पूरी तरीके से क्रश कर दिया था और रशियन लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी थी। इसी के साथ में ये आपका पार्ट फर्स्ट हम यहीं तक करेंगे। पार्ट फर्स्ट के बाद में पार्ट सेकंड हम आपको नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट आपकी वीडियो में आपको समझाएंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी।